11 अगस्त 2020 को रात 9 बजे के समय मनीष अपनी बहन मोनिका के फ्लैट पर दूध देने के लिए पहुंचा। उसने मोनिका के फ्लैट की डोरबेल बजाई, लेकिन कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब मोनिका ने दरवाजा नहीं खोला तो मनीष को गुस्सा आने लगा। उसे गुस्सा इस बात पर भी आ रहा था कि एक तो उसकी बहन मोनिका खुद दूध लेने के लिए नहीं आई थी, और अब मनीष दूध देने के लिए आया था तो डोरबेल बजाने पर भी मोनिका और उसके पति सुखबीर दरवाजा नहीं खोल रहे थे। मनीष के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि मोनिका के घर के अंदर और बाहर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। वहां पर एक भी लाइट नहीं जल रही थी, और इन सब बातों के कारण मनीष बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मनीष ने दरवाजे को अंदर की ओर ढकेला तो दरवाज़ा खुल गया। मनीष समझ गया था कि दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है। इसके बाद मनीष घर के अंदर चला गया क्योंकि अंदर अंधेरा था। इसीलिए मनीष ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर स्विच बोर्ड तलाश किया और ड्राइंग रूम की लाइट ऑन कर दी। इसके बाद भी घर के अंदर कोई हलचल नहीं हुई तो मनीष को किसी अनहोनी का डर सताने लगा, क्योंकि ड्राइंग रूम से लेकर कई जगह पर घर का सामान बिखरा पड़ा था। वह दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा जहां पर उसकी बहन मोनिका का बेडरूम था। मनीष ने दरवाजे से लगे बिजली के स्विच बोर्ड से कमरे की लाइट जलाई तो बेडरूम के अंदर का दृश्य देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि कमरे के अंदर उसकी बहन मोनिका और जीजा सुखबीर की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उन दोनों के हाथ पांव और मुंह सर्जिकल टेप से बंधे हुए थे और घर की अलमारियां भी खुली हुई थी। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कुछ देर बाद जब मनीष को होश आया तो वह घर से बाहर की ओर भागा। वह खून खून चिल्लाता हुआ लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। उसके बाद कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और मनीष की इस तरह चिल्लाने का कारण पूछने लगे। मनीष ने उसे बताया कि किसी ने उसकी बहन और जीजा की हत्या कर दी है, और फिर कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान मनीष ने गांव में रह रहे अपने परिवार वालों को भी फोन करके इस घटना की जानकारी दे दी, और थोड़ी देर बाद मनीष का पूरा परिवार और गांव में रहने वाले दूसरे रिश्तेदार भी घटना स्थल पर पहुंच गए। गांव वालों के कहने पर मनीष ने पुलिस को भी इस वारदात की सूचना दे दी। दरअसल यह वारदात 11 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन दिल्ली से सटे ग्रेटर फरीदाबाद के गांव जसाना में हुई थी। सूचना मिलने के आधे घंटे बाद तिगांव थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इधर सुखबीर के बड़े भाई ओमवीर और पिता रिचपाल भी अपने परिवार के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी घर वालों से पूछताछ की, क्योंकि मौकाए वारदात पर सबसे पहले मनीष ही पहुंचा था। इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले मनीष से ही इस घटना के बारे में पूछताछ की। मनीष ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन मोनिका की शादी साल 2013 में फरीदाबाद के फतेहपुर चंदीला गांव में रहने वाले सुखबीर के साथ हुई थी। सुखबीर को अपनी फैक्ट्री में आने जाने के लिए अपने गांव से बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इसीलिए उसने 2 साल पहले ही अपनी ससुराल से थोड़ा दूर जसाना गांव के बाहर एक कॉलोनी में फ्लैट लेकर उस पर 2 मंजिला आलीशान फ्लैट बनवाया था, और वह अपनी पत्नी मोनिका के साथ यहीं आकर रहने लगा था। सुखबीर मजाकिया और हंसमुख स्वभाव का लड़का था, इसीलिए ससुराल में सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन सुखबीर की इस तरह बेदर्दी से हुई हत्या से सभी दुखी थे। करीब 15 दिन पहले ही सुखबीर ने AI3 कार खरीदी थी, और उसकी कीमत लगभग लाखों रुपए थी। सुखबीर ने कार खरीदने की खुशी में अपने घर पर पार्टी दी थी। गांव बड़खल में उसकी फीलिंग मशीनें बनाने की फैक्ट्री थी, जिसे सुखबीर ही संभालता था, जबकि उसकी पत्नी मोनिका हाउसवाइफ थी। मोनिका की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, और घटना वाले दिन भी सुखबीर अपनी पत्नी मोनिका को डॉक्टर के यहाँ दिखाकर ही लौटा था, क्योंकि जसाना गांव में ही मोनिका का मायका भी था और उसके घर में दूध का काम होता था। इसीलिए मोनिका के घर से दूध मायके से ही आता था। मोनिका रोज शाम को घर की डेयरी पर दूध लेने जाती थी।
लेकिन 11 अगस्त को तबीयत ठीक न होने के कारण मोनिका दूध लेने के लिए नहीं जा सकी। इसीलिए उसने अपने पिता रामवीर से फोन करके कह दिया था कि शाम को कोई हमारे घर की तरफ आए तो दूध भिजवा देना। और फिर रात के 9 बजे के समय मोनिका के भाई मनीष को उसके पिता ने कहा कि जाते समय दूध का डिब्बा मोनिका के घर पर दे देना। मनीष दूध का डिब्बा देने के लिए मोनिका के घर पर आया था, लेकिन वहां पर बहन और जीजा की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। इसके बाद रात के करीब 12 बजे फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह और क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। घर के कोने कोने से बदमाशों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट और सबूत जुटाए जाने लगे। इधर अब तक घर वालों से की गई पूछताछ में जो जानकारी मिली थी उससे तो यही लग रहा था कि बदमाशों ने इस वारदात को लूटपाट के इरादे से ही अंजाम दिया था, क्योंकि सुखबीर और उसकी पत्नी इतने बड़े फ्लैट में अकेले ही रहते थे। उनके आलीशान घर तथा महंगी गाड़ी को देखकर किसी को भी उनकी हैसियत का अंदाजा लग सकता था। इसीलिए पहली नज़र में तो यही लग रहा था कि लूटपाट करने वाले बदमाशों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि घर में जिस तरह से सारी अलमारियां खुली हुई थी और घर के कीमती गहने भी गायब थे। इसके बाद जब पुलिस वालों ने सुखबीर के साथ किसी से रंजिश के बारे में पूछा तो परिवार वालों ने बताया कि सुखबीर की किसी से आज तक कोई रंजिश नहीं रही। लेकिन आग एक बात ऐसी थी जिसने पुलिस को उलझा कर रख दिया था, और वह यह थी कि जब बदमाशों ने घर में घुसने के बाद सुखबीर और मोनिका के हाथ पांव और मुंह सर्जिकल टेप से बांध दिए थे तो लुटेरे लूटपाट करने के बाद आराम से भाग सकते थे, क्योंकि लुटेरे आमतौर पर किसी व्यक्ति की हत्या तभी करते हैं जब उनका विरोध किया जाए। लेकिन यहाँ तो सुखबीर और मोनिका के हाथ पैर बंधे होने के कारण विरोध की कोई संभावना ही नहीं थी, और इसका मतलब साफ था कि बदमाश को पता था कि अगर वह उन्हें जिंदा छोड़कर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। और इसके बाद से लग रहा था कि बदमाश सुखबीर का कोई जानकार ही रहा होगा। और दूसरी अजीब बात यह थी कि इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश घर से लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए थे। और ऐसा तभी होता है जब बदमाश जान पहचान वाला हो और उसे सीसीटीवी फुटेज से आसानी से पहचाने जाने का डर हो। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को अब इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि हो न हो इस वारदात के पीछे सुखबीर या मोनिका के किसी जानकार का ही हाथ है। सुखबीर और मोनिका की हत्या सिर में गोली मारकर की गई थी। कई घंटों की जांच पड़ताल तथा परिवार वालों से की गई पूछताछ के बाद तिगांव थाना पुलिस ने सुखबीर और मोनिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 302, 395 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने उसी रात इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। डीसीपी मकसूद अहमद ने खुद इस केस की मॉनिटरिंग का काम संभाला था। बदमाश घर से कितना कैश और गहने लूट कर ले गए थे यह तो पुलिस को कोई नहीं बता सकता था, लेकिन यह तो साफ था कि घर में लूटपाट जरूर हुई है। इतना ही नहीं, घर में सुखबीर का लैपटॉप और उसके 2 मोबाइल फ़ोन भी गायब थे, क्योंकि पुलिस को काफ़ी तलाश करने पर भी मोबाइल फ़ोन घर में नहीं मिले थे और उन दोनों के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। इधर बदमाशों ने घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे और डीवीआर को उखाड़ कर ले गए थे। लेकिन जब पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी को खंगालने का काम शुरू किया तो सुखबीर के मकान के कुछ दूरी पर एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी से पुलिस को वह फुटेज मिल जाती है जिसमें हत्यारे आते जाते साफ दिखाई दे रहे थे। और इस फुटेज से पता चला कि 11 अगस्त 2020 की दोपहर को 1:37 पर 4 युवक 2 बाइक पर सुखबीर के मकान वाली गली में आए। उन्होंने उन बाइकों को मकान से थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया। फिर वह लोग सुखबीर के घर के अंदर चले गए और करीब 42 मिनट तक वह लोग घर के अंदर ही रहे। इसके बाद 2:10 पर वह सभी वापस जाते हुए दिखाई दिए। इस वारदात की फुटेज और बदमाशों का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी।
इसके बाद पुलिस ने उन सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि उन फुटेज में मोटरसाइकिल का नंबर तो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चेहरे पर रुमाल बंधे होने के बावजूद भी हत्यारों को पहचानने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मोनिका और सुखबीर के घर वालों को बुलाया और उन्हें वह फुटेज दिखाई, तो मोनिका के छोटे भाई मनीष ने देखते ही पहचान लिया था कि उन चारों बदमाशों में से एक बदमाश का हुलिया उसके बड़े भाई ब्रह्मजीत की पत्नी उषा के भाई विष्णु से काफी मिलता जुलता है। उसके बाद पुलिस ने उषा और ब्रह्मजीत को वह फुटेज दिखाई, तो वह दोनों घबरा गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि इसमें से एक का हुलिया विष्णु से काफी मिलता जुलता है। हो तो जरूर है, लेकिन विष्णु अपने जीजा की बहन के घर पर ऐसी वारदात क्यों करेगा। इसके बाद विष्णु के इस वारदात में शामिल होने की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने मोनिका के घर वालों से विष्णु का फोन नंबर तथा उसके घर का एड्रेस हासिल कर लिया। पुलिस ने विष्णु पर हाथ डालने से पहले उसके फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, क्योंकि पुलिस यह कंफर्म कर लेना चाहती थी कि जिस बदमाश ने विष्णु होने की शंका जताई जा रही है वह विष्णु ही है या नहीं। लेकिन जब कॉल्स डिटेल्स सामने आई तो पता चला कि सीसीटीवी फुटेज में जिस समय वह चारों बदमाश सुखबीर के घर में घुसे थे, तो उस समय विष्णु के मोबाइल की लोकेशन सुखबीर के घर के आसपास ही थी। और इससे यह साफ हो गया था कि इस हत्याकांड में विष्णु भी शामिल था। पुलिस के लिए इस घटना की तह तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी लीड थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए निकल गई, क्योंकि विष्णु दिल्ली के भजनपुरा में रहता था। तिगांव पुलिस ने उसे रात के समय सोते हुए उसके घर से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद विष्णु को फरीदाबाद के तिगांव थाने में लाकर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो वह ज़्यादा देर तक पुलिस की सख्ती को बर्दाश्त न कर सका और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि सुखबीर और मोनिका की हत्या उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की है और इस घटना को उसने अपने जीजा ब्रह्मजीत के कहने पर अंजाम दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि ब्रह्मजीत तो मोनिका का बड़ा भाई था। आखिर एक भाई अपनी बहन और उसके पति को हत्या क्यों करवाएगा। इसीलिए पुलिस को भी यह बात थोड़ी अजीब लग रही थी। लेकिन जब विष्णु से थोड़ा और सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने इस हत्या का जो कारण बताया, उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए और अब पुलिस को भी यकीन हो गया कि मोनिका का भाई ब्रह्मजीत ही इस हत्याकांड का असल मास्टरमाइंड है। इसीलिए पुलिस ने तुरंत ब्रह्मजीत को भी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके विष्णु के तीनों दोस्तों में सोनू, जतिन और कुलदीप कुमार को भी मेरठ से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उन सभी आरोपियों से पूछताछ के दौरान सुखबीर और मोनिका हत्याकांड की जो कहानी सामने आई, वह दिल को झकझोर देने वाली थी। दरअसल सुखबीर पिछले 2 सालों से अपनी ससुराल के गांव जसाना में ही अपना मकान बनाकर रहने लगा था। इसीलिए अपनी ससुराल वालों के घर में उसका आना जाना कुछ ज़्यादा ही था। सुखबीर की पत्नी मोनिका के 2 भाई हैं। एक भाई का नाम ब्रह्मजीत और दूसरे भाई का नाम मनीष है। दोनों ही शादीशुदा हैं और दोनों एक ही घर में अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। सुखबीर अपने दोनों सालों के घर में बेधड़क आता जाता था, क्योंकि ब्रह्मजीत की पत्नी उषा परिवार की सभी महिलाओं में सबसे ज़्यादा सुंदर थे। इसीलिए सुखबीर उसके घर कुछ ज़्यादा ही आता जाता रहता था। उषा भी खुले स्वभाव की थी, क्योंकि सुखबीर उसकी ननंद का पति था। इसीलिए वह सुखबीर का बेहद सम्मान करती थी। लेकिन जब कभी सुखबीर उसके साथ हंसी मजाक करता, तो वो भी उससे हंसी मजाक कर लेती थी। और इस घटना से करीब 2 महीने पहले सुखबीर जब ब्रह्मजीत के घर गया, तो ब्रह्मजीत घर पर नहीं था और उसकी पत्नी उषा बाथरूम में नहा रही थी। इसीलिए सुखबीर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र उषा के मोबाइल फ़ोन पर पड़ी। उसने उषा का फ़ोन उठा लिया और उसे चेक करने लगा। उसने फ़ोन में परिवार की फ़ोटो तथा वीडियोस देखना शुरू किया, लेकिन उसने उषा के फ़ोन में कुछ ऐसे वीडियो और फोटो भी देख लिए जिसमें उषा ने अपने निजी पलों की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस बनाए हुए थे जिसमें उसके शरीर पर बहुत कम कपड़े थे, या यूं कहें कि वह पूरी तरह से निर्वस्त्र थी
हालांकि सुखबीर की पत्नी मोनिका भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन ब्रह्मजीत की पत्नी उषा, जिसे वह भाभी कहता था, वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। उस दिन सुखबीर ने जब उषा की ऐसी फोटो और वीडियोस देखी तो उसकी आंखों में उषा के प्रति कामना के डोरे तैरने लगे। हालांकि किसी की इजाजत के बिना उसका मोबाइल उठाना और फिर उसे देखना गलत है, लेकिन उस दिन सुखबीर यह पाप कर बैठा और उसने उषा के बाथरूम में नहाकर आने से पहले ही उसके मोबाइल से उसकी निजी पलों की फोटो और वीडियोस अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर ली और ट्रांसफ़र हिस्ट्री को भी डिलीट कर दिया ताकि किसी को पता ना लगे। हालांकि उस समय सुखबीर को पता नहीं था कि उसने किस मकसद से उषा की फ़ोटो और वीडियोस को अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र किया है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने एकांत में उन तस्वीरों और वीडियो क्लिप को देखा तो उसके मन में उषा को पाने की तमन्ना जाग उठी। और फिर एक दिन सुखबीर जब ब्रह्मजीत के घर गया तो उसने उषा को अकेले देखकर अपने दिल की बात उषा से कह दी। उषा ने उससे कहा कि जीजा जी, आप यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सुखबीर ने उषा को खुलकर बताने की बजाय उसके मोबाइल फ़ोन में उषा की उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखानी शुरू कर दी। सुखबीर को लगा था कि अपने फ़ोन में उषा को उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाने से उषा डर जाएगी और उसके पास आ जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि उषा ने उस दिन सुखबीर को बहुत डांटा था और उसे चेतावनी दी थी अगर उसने अपने मोबाइल से चोरी से ट्रांसफ़र की गई उसकी फ़ोटो और वीडियोज़ को डिलीट नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात को लेकर उषा अक्सर तनाव में रहने लगी थी। इधर ब्रह्मजीत को भी उषा के बदलते हुए व्यवहार और उसके तनाव में रहने का एहसास हो गया था और जब उसने अपनी पत्नी उषा से इसकी वजह पूछी तो उषा अपने दिल में भरे गुबार को रोक नहीं सकी। उसने पति ब्रह्मजीत को नंदोई सुखबीर की सारी करतूत बता दी और यह भी बता दिया कि वह उसे किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। किसी भी पति के लिए पत्नी की इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। ब्रह्मजीत ने अपनी पत्नी से कहा कि वो इसका कोई हल जरूर निकालेगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। उधर सुखबीर उषा को हर दिन ब्लैकमेल करता रहता था। इसी बीच 3 अगस्त को रक्षाबंधन था। क्योंकि उषा का मन तनाव के कारण ठीक नहीं था, इसीलिए उसने अपने भाई विष्णु से कह दिया था कि वह इस बार घर नहीं आ पाएगी, इसीलिए राखी बंधवाने के लिए वह खुद ही आ जाए। इसके बाद उषा का भाई विष्णु रक्षाबंधन पर अपनी बहन के पास आ गया, लेकिन बहन के चेहरे पर उदासी और तनाव उससे छिप नहीं सकी। उसने उषा को अपनी देकर पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वह इतनी परेशान है। उषा ने ना चाहते हुए भी अपने भाई को सुखबीर से उसे ब्लैकमेल किए जाने की सारी बात बता दी। किसी भाई के लिए रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन को अशमत पर आंच आने की बात पता चलना बड़े दुख की बात होती है। कि सुखबीर इस हरकत के बारे में जानकर विष्णु का खून खौल उठा, लेकिन उस दिन उसकी बहन उषा ने उसे अपनी कसम देकर शांत करा दिया था। लेकिन विष्णु को सुखबीर से ज्यादा गुस्से अपने जीजा ब्रह्मजीत पर आ रहा था। उसने अपने जीजा को बहुत धिक्कारा कि पत्नी के इतने बड़े अपमान के बाद भी वह आज तक आराम से बैठा हुआ है। ब्रह्मजीत ने विष्णु से कहा कि ऐसा नहीं है, मेरा मन तो चाहता है कि मैं उस कमीने सुखबीर को अभी जाकर खत्म कर दूं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक जाता हूं कि अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा और फिर उषा का क्या होगा। इस पर विष्णु ने अपने जीजा से कहा, अगर तुम कहो तो मैं ही इसे लोगों का इंतजाम कर देता हूं जो सुखबीर का काम तमाम कर देंगे। ब्रह्मजीत ने कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई है तो देखो, क्योंकि उषा के इस अपमान के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई है। और साथ ही ब्रह्मजीत ने यह भी कहा था कि मेरे पास इस काम को करने वाले लोगों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन सुखबीर के घर से उन्हें इतना माल मिल जाएगा कि उन्हें एक काम को करने का अफसोस नहीं होगा, क्योंकि सुखबीर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उस दिन ब्रह्मजीत और विष्णु ने सुखबीर की हत्या का पूरा प्लान बना लिया था। इसके बाद विष्णु दिल्ली अपने घर आकर भाड़े के हथियारों की तलाश में लग गया। सबसे पहले उसने हत्या के लिए 2 पिस्टल और कारतूस खरीदे। विष्णु पिस्टल अपने जीजा को देकर चला गया। इसके बाद उसने अपने 3 पुराने दोस्त सोनू,
जतिन और कुलदीप को इस बारे में बताया। विष्णु अवैध शराब की तस्करी का धंधा भी करता था और मेरठ के रहने वाले उसके तीनों दोस्त भी इसी धंधे में थे और वो लोग कभी कभी विष्णु के माल भी खरीदते थे। विष्णु ने उन्हें बताया कि उनकी बहन को इसका नंदोई कुछ अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है। विष्णु ने उन तीनों से कहा कि तुम मेरी बहन के नंदोई की हत्या करने में मेरी मदद करो और तुम्हें वहीं से इतना माल मिल जाएगा। इस काम को करने के बाद उन्हें पछतावा नहीं बढ़ेगा। माल मिलने और दोस्त की बहन की खातिर मदद करने के नाम पर सोनू, जतिन और कुलदीप इस काम को करने के लिए तैयार हो गए और इस तरह विष्णु ने अपने जीजा ब्रह्मजीत के साथ मिलकर खुद भी हत्या की का पूरा प्लान तैयार किया। इस वारदात को अंजाम देने से पहले एक दिन शाम के समय उन तीनों ने विष्णु के साथ आकर सुखबीर के घर का मुआयना भी किया था। इसके बाद उन्होंने प्रतापपुर इलाके में 2 बाइक चोरी की और सुखबीर की हत्या करने के लिए जन्माष्टमी का दिन चुना गया और जन्माष्टमी के दिन चोरी की गई दोनों बाइकों पर सवार होकर विष्णु अपने तीनों दोस्तों के साथ जसाना गांव पहुंचा। गांव के बाहर ब्रह्मजीत से उसकी मुलाकात हुई। उसने उन चारों को पहले से खरीदे गए देसी तमंचे और एक पिस्टल दिया। इसके बाद ब्रह्मजीत अपने घर चला गया और विष्णु उन लोगों के साथ सुखबीर की हत्या करने के लिए सुखबीर के घर पहुंच गया। इधर सुखबीर जहां रहता था वह गली सुनसान रहती थी, इसीलिए उन्हें वहां आते जाते हुए किसी ने नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने घर में घुसते ही सुखबीर और मोनिका को बंधक बना लिया और सर्जिकल टेप से उन दोनों के हाथ पांव बांध दिए। फिर घर में लूटपाट करने लगे, यानी घर में जो भी गहने और कैश रखा हुआ था उसे उन्होंने बैग में भर लिया। इसके बाद सुखबीर और मोनिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि मोनिका के भाई ब्रह्मजीत ने कहा था कि उन्हें मुंह पर कपड़ा बांधकर केवल सुखबीर की हत्या करनी है, लेकिन मोनिका ने वारदात के दौरान विष्णु का चेहरा देख लिया था और उसे पहचान भी लिया था। इसीलिए विष्णु ने पकड़े जाने के डर से मोनिका की भी हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने घर में रखा एक लैपटॉप, सुखबीर और मोनिका के मोबाइल फोन तथा सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़कर बैग में भर लिया, क्योंकि ब्रह्मजीत ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सुखबीर के घर में सीसीटीवी लगा हुआ है। इसीलिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए थे। लेकिन सुखबीर के घर में से थोड़ी दूरी पर एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उन बदमाशों को आने जाने की सारी रिकॉर्डिंग हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दुकान पर लगा सीसीटीवी कैमरा उनके अपराध का पर्दाफाश कर देगा। उधर सुखबीर के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह ब्लैकमेलिंग नहीं बल्कि प्रॉपर्टी थी। गांव फतेहपुर चंदीला में आयोजित एक पंचायत के दौरान सुखबीर के पिता रिचपाल ने कहा था कि पुलिस ने इस हत्याकांड की वजह ब्रह्मजीत की पत्नी को ब्लैकमेल करना बताया है, लेकिन पुलिस असल वजह सामने लेकर नहीं आया। उन्होंने बताया कि सुखबीर ने गांव जसाना में अपने ससुराल वालों से एक प्लॉट खरीदा था, जिसके लिए उसने रुपयों का भुगतान भी कर दिया था, लेकिन उसके ससुराल वालों ने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई थी। ससुराल वालों पर विश्वास करते हुए सुखबीर ने उस प्लॉट में मकान बना लिया था, क्योंकि जमीन ससुराल वालों के नाम ही था। ऐसे में उन्होंने चुपके से सुखबीर के प्लॉट पर लोन ले लिया और इस बात का पता उन्होंने सुखबीर और मोनिका को भी नहीं चलने दिया। और अब इस घटना के बाद यह फोटो वाली बात सामने आई है। रिचपाल ने बताया कि ससुराल वालों ने सुखबीर की पत्नी मोनिका के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी थी और इस पॉलिसी में सुखबीर की बजाय मोनिका के पिता को नॉमिनी बनाया गया था। हालांकि पॉलिसी की किस्तें सुखबीर भरता था। सुखबीर के बड़े भाई सतवीर ने बताया कि सुखबीर ससुराल वालों पर बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने अपने साले ब्रह्मजीत को अपने पैसों से पानी का प्लॉट भी शुरू कराया था। पिता रिचपाल के मुताबिक जब सुखबीर ने ससुराल वालों से प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए बार बार कहना शुरू किया तो विवाद शुरू हो गया था और उन्होंने जब से ही साजिश रचनी शुरू कर दी थी।
इसके बाद जानबूझकर सुखबीर के मोबाइल पर आपत्तिजनक फोटो भेजे गए और उस पर ब्रह्मजीत की पत्नी को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया, क्योंकि उनकी कोशिश सुखबीर को रास्ते से हटाकर उनका मकान और पैसा हड़पने की थी और इसमें वह लोग कामयाब भी हो गए थे। सुखबीर के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि हत्या के बाद सुखबीर के ससुराल वालों ने बिना अनुमति के सुखबीर का मकान खोलकर कीमती सामान गायब कर दिया था। सुखबीर के परिवार वालों ने पंचायत के दौरान समाज से आरोपियों को उचित सजा का गुहार लगाई थी। इधर 13 अगस्त 2020 को जरूरी पूछताछ के बाद पुलिस ने उन पांचों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें फिर से 3 दिनों में पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किए गए 2 देसी तमंचे, 1 पिस्तौल, 1 कारतूस और 1 चोरी की बाइक को भी मेरठ शहर के मेन रोड पर झाड़ियों से बरामद कर ली। पूछताछ में बिसड़ू ने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद सुखबीर के मोबाइल को वह अनलॉक नहीं कर सका था, क्योंकि सुखबीर के मोबाइल और लैपटॉप में उसकी बहन उषा की अश्लील फोटो और वीडियोस थी। इसीलिए हत्या करने के बाद विष्णु उन्हें अपने साथ ले गया था। पुलिस ने दोनों मोबाइल और लैपटॉप विष्णु के पास से बरामद कर लिए और साथ ही पुलिस चोरी किए गए गहने और पैसे भी बरामद कर लिए थे। ब्रह्मजीत ने बताया कि सुखबीर की हत्या उनके ही घर में करने की प्लानिंग इसीलिए की गई थी ताकि भाड़े पर लाए गए शूटरों को पैसे न देने पड़े। हत्यारों ने बताया कि मोनिका के भाई ब्रह्मजीत ने ही उस दिन विष्णु को सुखबीर के घर पर होने की जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने 16 अगस्त 2020 को पांचों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, हमें इजाज़त दें। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।